ओके, चलिए शुरू करें। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ग्रेट। चलिए, लास्ट पार्ट में हमने जो है आपके आरटीपी जो रिवीजन टेस्ट पेपर आपकी आई है फॉर सीए इंटर लॉ फॉर सितंबर 24 अटेम्प्ट, उसका अपन ने फर्स्ट पार्ट जो एमसीक्यू पार्ट था, एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर किए थे। नाउ ऑन टू योर फेवरेट पार्ट, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। सर क्या बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव थोड़ी फेवरेट रहते, फिर क्या एमसीक्यू फेवरेट रहते क्या? अभी बस चले तो हम पूरा 100 मार्क्स का एमसीक्यू ही करवाए, नहीं? ठीक है, अभी उसको तो अपन कुछ कर नहीं सकते, जो है उसको अच्छे से कर सकते हैं, राइट? चलिए शुरू करें। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11। प्रशांत इनकॉर्पोरेटेड 1% कंपनी मेकिंग सिस्टर प्रिया एज नॉमिनी। प्रशांत भैया ने जो है एक 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट की, मेकिंग सिस्टर प्रिया एज नॉमिनी। प्रिया इज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। शी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कानपुर, ओके। However, now Priya and her husband are leaving India permanently, to stay with their son who is settled abroad for the last 15 years. Due to this fact, she is withdrawing her consent of nomination in the said OPC, taking into consideration the provisions of the Companies Act. Answer the questions given below. ठीक है, ये सब डेटा हमारे पास में है। अब पूछ क्या रहे हैं वो, if Priya is leaving India permanently, is it mandatory for her to withdraw her nomination in the said 1% कंपनी? पहली बात तो अगर वो परमानेंटली इंडिया लेफ्ट करके जा रही है तो उस केस में उनको मैंडेटरी है कि अपना नॉमिनेशन वापस लेना, विड्रॉ करना। दूसरा, इन केस प्रिया विड्रॉज हर नॉमिनेशन एज नॉमिनी टू द ओपीसी, वेदर प्रशांत कैन अपॉइंट हिज माइनर सन रुशांग एज द नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। ठीक है, तो नॉमिनी के बारे में जो है हमारे पास में ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका रिलेवेंट प्रोविजन हमें कहां मिलेगा? मॉड्यूल में। मॉड्यूल में मिलेगा हमें चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के पेज नंबर 6 पर। इंडिकेट नेम एंड कंसेंट ऑफ नॉमिनी। क्या बोलते हैं वो? द मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द नेचुरल पर्सन अदर देन अ माइनर हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज एज नॉमिनी along with his prior consent in form number INC3, who shall in the event of subscriber's death or his incapacity become the member of the company. मतलब वो क्या बोलते हैं, नॉमिनी जो है आपको अदर देन माइनर होना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पहले क्वेश्चन का तो आंसर क्या हो गया, अगर वो रेसिडेंट नहीं है बट इंडियन सिटीजनशिप अगर उसके पास में अभी भी रहती है तो उस केस में उसको विड्रॉ करने की जरूरत है नहीं। दूसरे केस में माइनर सन रुशांग को जो है वो अपना ओपीसी का नॉमिनी नहीं बना सकते हैं प्रशांत जी, ओके। कॉन्सेप्ट समझ गया? अभी इसको लिखा कैसे है उन्होंने, देखते हैं। आपका आंसर क्या बनेगा? पहले तो अकॉर्डिंग टू जो है आपका रूल 3 of the company's incorporation rule 2014, only a natural person who is an Indian citizen whether resident in India or otherwise shall be eligible to incorporate 1% company। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के बारे में उन्होंने एक जस्ट प्रोविजन दी है रूल 3 की। इन द गिवन क्वेश्चन प्रिया इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन सिटीजन है प्रिया जी और वो रेसिडेंट भी है इंडिया की। इफ प्रिया इज दस एबल टू मेंटेन हर इंडियन सिटीजनशिप status in India after moving abroad, then she can remain as nominee in the OPC of Prashant irrespective of her residential status। अगर वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप मेंटेन कर सकती है, कर रखी है, तो उस केस में वो नॉमिनी रह सकती है। उनको विड्रॉ करना नॉमिनेशन जरूरी नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो रेसिडेंट रहती है या नॉन रेसिडेंट। सेकेंड क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था कि भाई अगर वो पर्सन माइनर को अपॉइंट करता है तो वो वैलिड है कि नहीं। हमने अभी मतलब जो पॉइंट पढ़ा उसमें स्पेसिफिकली लिखा था कि अदर देन माइनर, बरोबर, मतलब माइनर एज अ नॉमिनी नहीं चलेगा। मेमोरेंडम शैल इंडिकेट द नेम ऑफ नेचुरल पर्सन अदर देन अ माइनर हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज एज नॉमिनी along with his prior written consent who shall in the event of subscriber's death or his incapacity to contract become the member of the company। In light of above, it is clear that minor cannot be appointed as nominee or member of OPC। Hence, Prashant cannot appoint his son Rushang as a nominee of his
ओपीसी। ठीक है, क्लियर, परफेक्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12, अगेन 2 क्वेश्चंस। पहला वाला, in the light of provisions of Companies Act 2013, discuss the status of Gram PTE, which is a company registered in Singapore that is conducting online business। यहां तक कुछ ध्यान में आ रहा है क्या, कहां का क्वेश्चन हो सकता है? फॉरेन कंपनी से रिलेटेड, थ्रू टेलीमार्केटिंग इन इंडिया विदाउट अ फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस। It is also informed that for the telemarketing business in India, its main server located outside India. In continuance of one above, Prism Limited registered in India, a wholly owned subsidiary of Gram PTE, decided to follow different financial year for consolidation of its accounts outside India. State the procedure to be followed in this regard. ठीक है, इसके रिलेवेंट सबसे पहले जो हमें प्रोविजन है वो कहां मिलेगा? वो मिलेगा हमें चैप्टर नंबर 11, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ओके, यहां पर सबसे पहले तो क्या बताना पड़ेगा आपको इसमें कि भाई फॉरेन कंपनी, वो फॉरेन कंपनी है और वो क्या कर रही है। ठीक है, सबसे पहले आपका आ गया फॉरेन कंपनी का डिटेल। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। जरूरी नहीं कि सिर्फ फिजिकली, बट ऑल्सो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, और कंडक्ट्स एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है, इनमें कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? इलेक्ट्रॉनिक मोड मींस कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड, वेदर मेन सर्वर इज इंस्टॉल्ड इन इंडिया और नॉट, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू business or business of consumer transaction, data interchange, other digital supply, acceptance deposit, inviting deposits, etc., financial settlement, marketing advisory transaction, database, supply chain, online services such as telemarketing, telecommuting, telemedicine, education and information research. शायद यहां पर whether conducted by email, mobile devices, social media, cloud computing, document management और voice data transmission और otherwise। मतलब ये वाले पॉइंट में स्पेसिफिकली जो है, सी वाले पॉइंट में हमारा जो सर्विस है ग्राम पीटी का, वो कवर होता है क्या? थ्रू टेली मार्केटिंग इन इंडिया विदाउट अ फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, मतलब वो कवर तो होता है, इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब थ्रू ऑनलाइन वे से, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मोड से उसकी मतलब वो कुछ कंडक्ट एक्टिविटी कर रहा है इंडिया में। ठीक है, टेली मार्केटिंग कर रहा है, राइट? सो इट्स अ फॉरेन कंपनी। यहां तक ये पहला इसका आंसर हो गया। अभी जो दूसरा पार्ट पूछ रहे हैं वो कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स का, उसके बारे में क्या आएगा? वो मिलेगा हमको आपके पेज नंबर 9 पर, रेलेवेंट प्रोविजन, जो क्या बोलता है, where a company or body corporate is which is a holding or subsidiary or associate of company incorporated outside India and is required to follow different financial year for consolidation of accounts outside India, central government may on application made by that company or body corporate in such form and manner as may be prescribed allow any period as its financial year, whether or not period is a year। ठीक है, मतलब वो सब्सिडरी जो है उसकी प्रिज्म, वो उसकी होल्डिंग कहां है? बाहर है इंडिया के, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है। उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है तो इट कैन फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब वो क्या पूछ रहे हैं? स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन दिस रिगार्ड। प्रोसीजर क्या रहेगी? प्रोसीजर वही है कि उनको गवर्नमेंट को जो है एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ओके, एंड देन इफ गवर्नमेंट अलाउज देन इट कैन अकॉर्डिंगली
follow that year. आंसर देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने. पहले इसका तो पहले फॉरेन कंपनी बता दिया. फॉरेन कंपनी मतलब क्या है? मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. According to Rule 21C4 of the Companies Registration of Foreign Companies Rule 2014, electronic mode means carrying out electronically based whether main servers is installed in India or not, including but not limited to. देखो लिखने का ढंग देखो, ठीक है, वहां पर 6-7 चीजें थी, ठीक है, सबके सब तो अपन नहीं लिख सकते. इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ऑनलाइन सर्विसेज सच एज टेलीमार्केटिंग, टेलीकम्यूटिंग, टेलीमेडिसिन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च. ठीक है सर. अच्छा, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है सर ये रूल ऐसा पूरा लिखना जरूरी है क्या? देखिए, एज फार एज रूल्स आर कंसर्न ना, आपने नहीं लिखा तो चलेगा. इतना डिटेल में हो सकता है शायद आपको लर्न ना हो. बाय एनी चांस आपको याद है, आपने पढ़ा हुआ है और वही क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, यू कैन डेफिनेटली कोट, इट विल क्रिएट अ ग्रेट इंप्रेशन. बट नेवर कोट अ रॉन्ग रूल और रॉन्ग सेक्शन नंबर एट ऑल. ठीक है, याद नहीं है मत लिखिए. याद अगर डेफिनेटली अगर आपको है तो डेफिनेटली यू कैन राइट. In view of above provisions and the facts, it can be said that being involved in online business of telemarketing services in India, Gram PT will be treated as foreign company. Status उसका foreign company का है. दूसरा, where a company or body corporate which is a holding or subsidiary or associate of a company incorporated outside India required to follow different financial year for consolidation, the central government may on an application made by the company or body corporate in form and manner prescribed allow any period as its financial year, whether or not that period is a year. Here Prism Limited is advised to follow the above procedure accordingly. ठीक है, अभी देखो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं. यहां पर है ना, हमारे पास में डायरेक्ट कोई उन्होंने प्रोसीजर दिया नहीं है, बरोबर. एग्जैक्ट कोई ऐसे पॉइंट्स में पहले ये करो, पहले ये करो, पहले ये करो. ठीक है, अभी बच्चा नहीं गया, आप लोग यहां पर देख के ही मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये तो प्रोसीजर पूछ रहे. ठीक है, प्रोसीजर तो अपने को है ही नहीं, कुछ दिया हुआ ही नहीं है, फिर अभी क्या लिखना, आउट ऑफ सिलेबस है क्या? ऐसा नहीं रहता. ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको ये याद है ना, ऊपर ऐसा था कि पहले भाई गवर्नमेंट को अप्लाई करना है एंड देन अगर गवर्नमेंट अलाउ करे तो वो कर सकता है डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो. यही जो है आपका प्रोसीजर हो गया. ये आपने ऊपर पहले पैराग्राफ लिख दिया. हियर प्रिज्म लिमिटेड इज एडवाइज्ड टू फॉलो द अबव प्रोसीजर अकॉर्डिंगली. ओके, नेक्स्ट. XYZ Limited, a prominent manufacturing company, is in the process of appointing new auditor. अपनी बात हो रही सीए की. हाँ, new auditor for the upcoming financial years, Mr. A. Mr. A is renowned auditor being considered for the role. During the due diligence process, the following details come to light. ओके, मिस्टर ए को उन्होंने नक्की किया है ऑडिटर अपॉइंट करने का. अभी क्या इंफॉर्मेशन क्या है ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में? मिस्टर बी एंड मिस्टर ए आर पार्टनर्स इन एबीसी एंड कंपनी. मिस्टर बी हैज टेकन अ पर्सनल लोन ऑफ ₹4 lakhs फ्रॉम XYZ लिमिटेड सब्सिडरी EFG लिमिटेड 6 months ago. XYZ के ऑडिटर ए, इनका चल रहा है कि ए को अपॉइंट करना है. ठीक है, अभी ए की जो है वो कंपनी एक है ABC, जिसमें कि ए बी पार्टनर है. ठीक है, एंड मिस्टर बी ने जो है XYZ लिमिटेड की एक सब्सिडरी है EFG, इनसे जो है 4 लाख का लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है सब्सिडरी से. ओके, थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन. मिस्टर एज रिलेटिव मिस सी हैज एन आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ 2 lakhs with DEF Limited, an associate of XYZ, which was taken 3 months ago. XYZ की एक एसोसिएट भी है DEF. ठीक है, जिसमें से मिस सी ने लोन लिया है, आउटस्टैंडिंग डेट है उसकी 2 लाख रुपीस की. और ये मिस सी जो है ना, ये ए की रिलेटिव है, बरोबर.
ए की रिलेटिव है। डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ XYZ इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 4 लाख ये और 2 लाख, 4 लाख का जो है मिस्टर बी ने लिया है एंड 2 लाख का जो है रिलेटिव ने लिया है। अब इस केस में मिस्टर ए जो है वो क्वालिफाइड है या डिसक्वालिफाइड है अपॉइंटमेंट के लिए। लिमिट्स है कुछ, बरोबर, प्रोविजंस है, देखते हैं पहले वो क्या है। ऑडिट एंड ऑडिटर्स, पेज नंबर किधर गया रे भाई, क्वालिफिकेशंस अपने राइट, ये सारे हमारे पास में जो है एक सीए के डिस्क्वालिफिकेशन दिए। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। उसमें द रेलेवेंट पॉइंट यस, पॉइंट नंबर एफ, ये वाला क्या बोलता है वो, अ पर्सन हु हिमसेल्फ और हुज पार्टनर और हुज रिलेटिव इज इंडेटेड टू कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट और अ सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी इन एक्सेस ऑफ 5 लाख। अगर ऐसा है तो उस केस में ऑडिटर जो है डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, बरोबर। अब अपने केस की बात करें, अपने केस में ए का एक पार्टनर है बी, बरोबर, इसने XYZ की सब्सिडरी से लोन लिया है 4 लाख का, बरोबर। ये कवर्ड है क्या इसमें, अ पर्सन हु हिमसेल्फ और हुज पार्टनर, ठीक है, पार्टनर कवर्ड है, ठीक है, यहां पे तो आ गया, टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी, मतलब पार्टनर भी कवर्ड है, सब्सिडरी भी कवर्ड है, मतलब ये जो इसने 4 लाख रुपए लिया है ये तो काउंट में अपने आ जाएगा। दूसरी बात है रिलेटिव की, और हुज पार्टनर और रिलेटिव, रिलेटिव भी कवर हो गया, बट एसोसिएट कवर्ड है क्या उसके करस्पॉन्डिंग, टू द कंपनी, टू इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी। ले रे भाई, ये भी है, एसोसिएट भी है, मतलब रिलेटिव की जो होल्डिंग है मिस सी की, वो भी 2 लाख रुपीस कंसिडर की जाएगी, ठीक है। प्रोविजन बेसिकली क्या बोल रहा है कि 1% डिस्क्वालीफाई होता है कब, अगर उसका रिलेटिव या पार्टनर या वो खुद, ठीक है, होल्ड करता है, इज इंडेटेड बेसिकली टू अ, अगर वो मेन कंपनी को या उसकी सब्सिडरी को या होल्डिंग को या एसोसिएट को, किसी को भी अगर इंडेटेड है, या फिर सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग, मतलब इसकी कोई कॉमन होल्डिंग, इसके होल्डिंग की कोई सब्सिडरी है, तो उससे अगर कोई, अगर वो इंडेटेड है फॉर एक्सेस ऑफ 5 लाख तो ये डिस्क्वालिफाइड है, ओके। तो ये 4 + 2 कितने हो गए, 6 लाख, विच इज मोर देन 5 लाख एंड हेंस मिस्टर ए वुड बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। इसमें एक जो हम पढ़ने में कभी कभी बहुत बार गलती करते हैं ना, फास्ट में, वो हम ऐसा करते हैं कि इसको अलग देखते हैं 4 लाख और इसको अलग देखते हैं 2 लाख, ठीक है, अलग अलग केस देखते हैं, दोनों में इट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, क्योंकि दोनों भी 5 लाख के नीचे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो दोनों जो लिमिट है दैट इज इन, मतलब टुगेदर, ठीक है, वो अलग अलग नहीं है। देखते हैं आंसर क्या लिखा हुआ है। According to section 141(3)(d)(2), an auditor is disqualified to be appointed if he or his relative or his partner is indebted to company, subsidiary or its holding or associate or a subsidiary of such holding in excess of 5 lakhs, then he is disqualified. यहां पर ए के पार्टनर 4 लाख करते हैं, ए के रिलेटिव 2 लाख करते हैं, एंड ये जो कंपनीज है इसी कैटेगरीज में से कंपनी है। इन दिस सिनेरियो मिस्टर बी हैज डेट ऑफ 4 lakhs फ्रॉम EFG विच इज सब्सिडरी,
C has a debt जो कि relative है 2 lakh from DEF which is an associate which makes a total indebtedness linked to A and relative is 6 lakh 4 plus 2 which exceeds 5 lakhs threshold limit mentioned. Therefore, Mr. A is disqualified from being appointed as an auditor of XYZ as the combined indebtedness of his partner and relative surpasses the permissible limit. Okay, done. चलिए on to the next one. Om Services, Om Limited served, okay, Om Limited served a notice of general meeting upon its members. The notice stated that following resolutions will be considered at such meeting. Resolution to increase the authorized share capital of company. दूसरा, appointment and fixation of remuneration of Mr. Pramod as the statutory auditor. A shareholder complained that the amount of the proposed increase and the remuneration was not specified in the notice. Is the notice valid under provisions of the Companies Act 2013? ओम लिमिटेड ने जो है अपने मेंबर्स को एक जनरल मीटिंग की जो है अपनी नोटिस दी है, उसमें रिजोल्यूशन टू इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल एंड अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ मिस्टर प्रमोद एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर दिया है। पर दिक्कत क्या है, उस नोटिस में उन्होंने क्या नहीं दिया है, प्रपोज्ड इंक्रीज इन द रेम्यूनरेशन वाज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, इज द नोटिस वैलिड? शेयर होल्डर कंप्लेंट दैट अमाउंट ऑफ प्रपोज इंक्रीज, ये जो इंक्रीज था रेजोल्यूशन में अमाउंट ऑफ प्रपोज इंक्रीज, ये अमाउंट भी नहीं दिया था और दूसरा रेम्यूनरेशन का भी जो है अमाउंट वो स्पेसिफाई नहीं किया था। उन्होंने जो डिटेल जो है वो बेसिकली स्पेसिफाई नहीं की थी। इस केस में क्या वो वैलिड है नोटिस या नहीं, इससे रिलेवेंट नहीं। क्या प्रोविजन क्या है हमारी ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस का। ठीक है, कि हमको ऑर्डिनरी बिजनेस में किसमें मतलब डिटेल्स देना है, किसमें नहीं देना है। ओके, पहले तो अपन प्रोविजंस देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। ये आपको मिलेगा आपके चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। सबसे पहली चीज तो क्या, ordinary business includes the following business which are transacted at the annual general meeting of the company. ये चार जो है वो ordinary business है। कौन से? Consideration of financial statements and the reports of the board, declaration of dividend, appointment of directors and appointment of and fixing of the remuneration of the auditors। ठीक है, मतलब फोर्थ पॉइंट जो है हमारा इसमें का, यहां का सेकेंड पॉइंट, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ मिस्टर प्रमोद एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये क्या है हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस है। ओके, ठीक है। अभी इन केस ऑफ एजीएम ऑल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड देयर एट एक्सेप्ट द वन स्टेटेड अबव आर स्पेशल बिजनेस। एनुअल जनरल मीटिंग के केस में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है एक्सेप्ट द 4 जो अपन ने ऊपर देखे, बाकी सारे बिजनेस क्या है, स्पेशल बिजनेस है। ओके, ये चार जो है 1 2 3 4 ये चारों ऑर्डिनरी बिजनेस है, बाकी सब क्या है, स्पेशल बिजनेस है। एट द ईजीएम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ स्पेशल बिजनेस। अच्छा, एजीएम के अलावा, जनरल मीटिंग के अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या और कोई मीटिंग में अगर कोई बिजनेस होता है ना, तो उसमें सारे बिजनेस बेसिकली यार स्पेशल बिजनेस। ठीक है, ये भी ठीक है। अभी रेलेवेंट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस रेफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट विच इज टू बी कंसिडर्ड एट द मीटिंग, then the time and place or where such document can be inspected should also be specified in explanatory statement। अभी जो explanatory statement की बात है ना, explanatory statement की बात अपने को शायद ये मिलेगा अपने इसी में, यहां पर ही देखते हैं, काम करते हैं उसके रिलेवेंट। explanatory statement जो है वो देना कभी जरूरी होता है, कभी नहीं होता है। ओके, अभी देखते हैं अपन उसका आंसर। सबसे पहले under section 1022B, in the case of any meeting other than AGM, all business transaction thereat shall be deemed to be a special business।
Further, under section 1021, statement setting out the following material facts concerning each item of special business to be transacted at a general meeting shall be annexed to the notice calling such meeting. As per section 102, statement setting out following material facts concerning each item of special business to be transacted at a general meeting shall be annexed to the notice of meeting. नोटिस के मीटिंग की नोटिस के साथ में ये सारे इसके बारे में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए. पहला, nature of concern or interest, financial or otherwise, if any, in respect of each of the items, every director and the manager, every other key managerial person, relatives of person mentioned in clause 1 and 2. ठीक है. दूसरा पॉइंट और क्या देना चाहिए जरूरी है उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, any other information and facts that may enable members to understand the meaning, scope and implications of the items of business and to take decisions thereon. ऐसा कोई चीज जिसके वजह से मतलब जो रीडर्स मतलब जो रिसीवर्स है उनका डिसीजन अफेक्ट होता है, उनको अंडरस्टैंड करने में, मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन उसमें मटेरियल है वो समझने में, वो डिटेल्स भी देना जरूरी है. ओके. नाउ the information about the amount is also a material fact that may enable members to understand the meaning and implication of the items of business to be transaction to take decisions thereon. Now, section 102 also prescribes ordinary business for which explanatory statement is not required. जो ordinary business है ना उसके लिए explanatory statement required नहीं है, बरोबर. जो स्पेशल बिजनेस है उनके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विद डिटेल्स, मटेरियल फैक्ट्स ये जरूरी है. ओके. अभी अपने जो दो पॉइंट थे, पहला वाला, एक तो ऑथोराइज कैपिटल वाला, वो क्या हो गया हमारा स्पेशल बिजनेस. दूसरा वाला ऑडिटर वाला क्या हो गया ऑर्डिनरी बिजनेस. ठीक है. अभी शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने ये जो इंक्रीज कैपिटल इंक्रीज करना है ऑथराइज, उसके बारे में अमाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी. ठीक है. स्पेशल बिजनेस है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मटेरियल फैक्ट की इंफॉर्मेशन देना था. ठीक है. अब ये अमाउंट कितने से इंक्रीज करना है ये भी नहीं, क्या मटेरियल फैक्ट है. ओके. और क्योंकि वो मटेरियल फैक्ट है तो उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विद डिटेल्स देना जरूरी है. Part 1 of the questions relating to increase in authorized capital falls under special business, and hence in the absence of amount of proposed increase of share capital, notice will be treated as invalid. Obviously उस केस में नोटिस क्या है इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि वो स्पेशल बिजनेस था. एक्सप्लेनेटरी डिटेल्स के साथ में आपने जो है उसका पूरा डिटेल अबाउट द अमाउंट ऑफ इंक्रीज एंड एवरी डिटेल्स देना चाहिए था, जो कि मटेरियल फैक्ट है, वो आपने नहीं दी, तो इसलिए मीटिंग इज नॉट वैलिड. दूसरे केस में वो ऑर्डिनरी बिजनेस है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं है. हियर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. हाउएवर, अब उस केस में सेकंड पॉइंट तो वैलिड हो जाएगा, बरोबर. एक पॉइंट वैलिड, एक पॉइंट इनवैलिड. अभी एक पूरी नोटिस है. फर्स्ट पॉइंट इज इनवैलिड, दूसरा पॉइंट इज वैलिड. बट ये दोनों क्योंकि एक ही नोटिस में गए, इसलिए ऑब्वियसली ये पूरी नोटिस क्या हो जाएगी इनवैलिड हो जाएगी. ठीक है. However, considering the two resolutions mentioned in the questions are to be passed in the same meeting, notice of the meeting is invalid. Thus, the objection of the shareholder is valid since the details on the items to be considered are lacking. Information about the amount is a material fact with reference to the proposed increase of authorized share capital and remuneration of Mr. Pramod as an auditor. The notice therefore is not a valid notice under section 102 of the Companies Act 2013. Okay, done. Next, question number 16. ABC Private Limited. ABC Private Limited, a company that has been operational for 2 years, was incorporated with submission of false information. मतलब बदमाश कंपनी थी ये. ठीक है, ये बदमाश कंपनी थी. फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स करके जो है इसने अपना इनकॉर्पोरेशन किया था. द कंपनीज फाउंडर्स मिस्टर एक्स and Miss Y provided incorrect financial statements
and concealed significant liabilities during the incorporation process. This misrepresentation was recently uncovered during an internal audit initiated by company's new CFO, Mr. Z. Upon discovering this fraudulent action, Mr. Z has filed an application with the NCLT, National Company Law Tribunal, explain the provisions of the Companies Act in respect where a company has been incorporated by furnishing false or incorrect information. Okay, this is the kind of theory question जिसका आपको relevant answer मिलेगा आपके चैप्टर किधर गया अपना, चैप्टर्स किधर गए? हाँ, या इसके चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन. ओके, इनकॉर्पोरेशन में पेज नंबर 2.2.2.2.2.19. Company already incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact. अगर ऐसा होता है तो क्या प्रोविजंस है? Order of the tribunal where a company has been incorporated by furnishing false or incorrect information, representation, by suppressing any material fact or by fraudulent information, then tribunal on being satisfied that situation so warrants, in response to an application made to it, may pass order as it may deem fit, including regulation of the management, liability, removal of name, winding up, provided that further etc etc etc. यही आपका जो है आंसर वहां पर भी आएगा. देखते हैं एक बार. आई थिंक अपन ने क्वेश्चन 15 मिस कर दिया. वी विल कवर. ओके, किधर गया भाई, किधर गया? क्वेश्चन नंबर 16. ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल जो है वो क्या क्या कर सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वेयर कंपनी हैज गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट और इंफॉर्मेशन in any documents or declaration filed or made for incorporating such company or by fraudulent action, tribunal may, on an application made to it, on being satisfied that the situation so warrants, pass such orders as it may deem fit for regulation of management, including changes if any in the memorandum articles in public interest or in the interest of company and its members, creditors. एक तो वो क्या है, चेंजेस प्रपोज कर सकती है, बोल सकती है मेमोरेंडम आर्टिकल्स में ऐसा करो. डायरेक्ट दैट लाइबिलिटी ऑफ मेंबर शैल बी अनलिमिटेड. तुमने गलती करके मतलब फॉल्सली देके आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है तो आपकी लिमिट लाइबिलिटी जो है अभी अनलिमिटेड कर दी जाएगी. डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर, डायरेक्टली रिमूव कर सकती है. पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, पास सच अदर ऑर्डर्स as it may deem fit. However, before making any order under this section, obviously ये जो हमारे पास में हर जगह रहता है, reasonable opportunity of being heard in the matter, and tribunal shall also take into consideration transactions entered into by the company, including the obligations if any contracted or payment of any liability. Okay, question number previous 15. पंद्रह. K Limited is in first year of its incorporation, maintained its books of accounts under single entry system of accounting. Is it permitted under provisions of the Companies Act? अपन ने बेसिक अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में ही पढ़ा था. क्या पढ़ा था? किधर गया रे भाई अकाउंट्स? Section 128(1) requires these books of accounts should give a true and fair view of the state of affairs, including branch office, and explain the transaction. ठीक है. Then
A true and fair view of the state of affairs means the financial statements are free from material statement, faithfully represent the financial performance and positioning of the entity. Accrual basis of accounting दूसरा पॉइंट था, पहला ट्रू एंड फेयर व्यू था, दूसरा accrual basis of accounting होना चाहिए था, और तीसरा मेन पॉइंट क्या दिया हुआ था, डबल एंट्री ऑफ अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस इन अ सेट ऑफ अकाउंट्स in which every transaction has dual aspect of debit and credit and therefore posted in list of at least two accounts. ठीक है, मतलब 128 में स्पेसिफिकली हमको दिया है कि आपको डबल एंट्री के इसमें ही मेंटेन जो है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी करना पड़ेगा. ओके, ऑब्वियसली इट कैनॉट मेंटेन इन सिंगल एंट्री सिस्टम. वही लिखा होगा. According to section 128(1), every company shall prepare books of accounts and other relevant books and papers, financial statements for every financial year, which gives a true and fair view of the state of affairs of the company, including branch office. If any explained transaction affected both at register and branch office, such book shall be kept at accrual basis and according to double entry system of accounting. Hence, maintenance of books of accounts under single entry is not permitted. 15 का पार्ट 2 क्या बोलता है? स्टेट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अभी इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मेंटेनेंस के लिए पर्सन कौन रिस्पॉन्सिबल है? पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? पर्सन रिस्पॉन्सिबल किधर गया रे भाई? पर्सन रिस्पॉन्सिबल एंड पेनल्टी, सबसेक्शन 6. कौन कौन है? Following shall be punishable with fine not less than 50,000 which may extend to fine if duty bound to comply with the provisions of section 128 but contravene such provision. मतलब इन लोगों की वो बेसिकली ड्यूटी है, अगर ये रिस्पॉन्सिबल इन्होंने नहीं किया, इन्होंने परफॉर्म, तो पेनल्टी जो है इनको लगेगी. मैनेजिंग डायरेक्टर, देन होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एनी अदर पर्सन चार्ज कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड विद द ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंग विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 128. पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है? द पर्सन रिस्पॉन्सिबल शैल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप टू सिक्योर कंप्लायंस by the company with the requirement of maintenance of books of accounts, which will be managing director, whole time director in charge of finance, CFO and any other person charged by the board with duty of complying with provisions of section 128. Okay, बढ़िया. Quickly let me just plug in this. Okay, chaliye. Now question number 16 is done, 15 is done. Question number 17, LLP एक्ट का आपका नया क्वेश्चन. कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस वी आर डन. LLP एक्ट ऑन टू अदर लॉज. XYZ Limited LLP was registered under the Limited Liability Partnership Act 2008 with a name that was later found to be identical to an existing company's name, XYZ OPC Private Limited. This similarity was not noticed at the time of registration. पहले भैया उसने incorporate किया जब उससे similarity नहीं notice हुई, बाद में it was noticed कि उसका नाम जो है वो is found to be identical to a company's name. XYZ LLP का XYZ OPC से नाम जो है identical है. फिर क्या होगा अभी? Explain the provisions of the LLP Act in 2008 in respect of following: when the name of LLP is identical and formalities with the registrar of companies after the name change of LLP. Okay,
इसका 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 अब ऑब्वियसली नाम आइडेंटिकल है, रिजेंबलिंग है, तो नेम चेंज तो होगा। दूसरा फॉर्मेलिटीज जो है उसके बारे में भी 15 दिन में जो है उनको नोटिस देनी होती है, वो सब चीजें। इसके रिलेवेंट हमको जो प्रोविजन, सबसे पहले एलएलपी चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर आई थिंक किधर गया रे भाई, No LLP shall be registered by a name which is in the opinion of the central government is undesirable or identical or too nearly resembles to that of another LLP or a company or a registered trademark of any other person under the Trademarks Act 1999. Okay. पहले इसका तो आंसर ये हो गया हमारा। Notwithstanding anything in section 15-16, if through inadvertence or otherwise LLP on its first registration or on its registration by new name is registered by a name which is identical with or too nearly resembles to, too nearly, ये जो है ये 50 सेक्शन नंबर 15 में हमने पढ़ा था कि वो उसका इसके लिए, बट बाद में अगर जब डिस्कस हुआ तो दैट इज गिवन बेसिकली इन योर सेक्शन नंबर 17। उस केस में क्या करना पड़ेगा, नाम जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, that of any other LLP or company or a registered trademark or a proprietor under Trademarks Act 1999 are likely to be mistaken, then on an application of such LLP or proprietor referred to in clause A or B respectively or a company, the central government may direct such LLP to change its name or new name within the period of 3 months from the date of issue of such direction। क्या कर सकते हो, कंपनी या ऊपर में जो पर्सन दिए हुए हैं एलएलपी और ट्रेडमार्क वाले, वो अप्लाई कर सकते हैं एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है उस एलएलपी को, बोल सकती है कि भाई ये नाम तू जो है चेंज कर ले अभी। ठीक है, कब तक, विद इन 3 months ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच डायरेक्शन। ठीक है, प्रोवाइडेड that an application of the proprietor of registered trademarks shall be maintainable within a period of 3 years from the date of incorporation or registration or change of name of the LLP under this act। अभी ये provided क्या बोल रहा है, बस कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अगर कोई प्रोपराइटर का है, ठीक है, तो वो कब तक कर सकता है एप्लीकेशन, उसको भाई अभी तो ध्यान में नहीं आया, बाद में बनने के बाद में ध्यान में आया कि अरे इसका नाम तो अपने इससे सिमिलर है, अपनी पहले बनी थी, कोई ट्रेडमार्क कोई प्रोपराइटर को ध्यान में आया, तो वो कब तक अप्लाई कर सकता है, within a period of 3 years from the date of incorporation or register or change name of LLP। जब LLP बनी या उसका नेम चेंज हुआ, रजिस्टर हुई, जब वो बनी उस टाइम से 3 साल में जो है वो अप्लाई कर सकता है प्रोपराइटर। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द formalities with the registrar of companies after the name change of LLP। There are the formalities which are provided where the LLP changes its name or obtains new name, it shall within period of 15 days from date of such change give notice of change to the registrar along with the order of central government, who shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation। मतलब इसका नेम चेंज हुआ, इस पॉइंट से विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार को, एलएलपी ने, कि भाई अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई ऐसा ऐसा हमारा जो है नाम चेंज हुआ है, who shall carry out the necessary changes in certificate of incorporation and within 30 days of such change in the certificate of incorporation such LLP shall change its name in the LLP agreement। ठीक है, यहां पे रजिस्ट्रार जो है वो चेंज करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड जो है यहां पे वो एक बार चेंज करने के बाद में क्या करेगा, चेंज कर लिया इन्होंने,
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, उसके 30 डेज के अंदर जो है एलएलपी को अपना नेम चेंज करना है, ओके, इन द एलएलपी अग्रीमेंट। ठीक है, फॉर्मेलिटीज क्या है, पहले तो आपको 15, जब चेंज हुआ तो 15 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना है अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके वो रजिस्ट्रार ने अगर एक बार जब नेसेसरी चेंजेस कैरी आउट कर लिए इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देन विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एलएलपी ने अपना नाम चेंज कर लेना है इन एलएलपी अग्रीमेंट। ओके, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, जनरल क्लॉजेस। मिस्टर छगनलाल is an importer dealing in luxury perfumes. Recently, a new enactment was passed which imposes a duty of 15% of the value of luxury goods, including perfumes. Now, Mr. Chhaganlal has approached you to explain to him the provisions relating to duty to be taken pro rata in enactments of the General Clauses Act 1897. Also, help him to calculate the amount of duty on the shipment of 100 bottles of perfume, each valued at $50. अरे एकदम सिंपल, देखो इसकी प्रोविजन जो है, मतलब एकदम बेसिक सिंपल चीज है, इसको बस लिखना कैसा है वो हमको देखना है। जनरल क्लॉजेस, जनरल क्लॉजेस, जनरल क्लॉजेस पेज 6, ड्यूटी टू बी टेकन प्रो रेटा इन एनैक्टमेंट्स। क्या बोलता है, वेयर बाय एनी एनैक्टमेंट नाउ इन फोर्स और हियर आफ्टर टू बी इन फोर्स, एनी ड्यूटी और कस्टम्स, any duty of customs or excise or in the nature thereof is leviable on any given quantity by weight, measure or value of any goods or merchandise, then a like duty is leviable according to same rate or on any greater or less quantity. Pro rata is a Latin term used to describe the proportionate allocation. सिंपल सिंपल सादा, मतलब क्या बोल रहे हैं वो, कि आपको अगर ऐसा दिया है कि फॉर एग्जाम्पल 10 kg पे आपको जो है 1000 रुपए ड्यूटी लगेगी, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। तो अगर आप 15 kg कुछ अगर बुला रहे हो तो उस केस में 1500 रुपए लगेगी, बरोबर। जो एक अमाउंट, एक यूनिट, एक स्टैंडर्ड, एक यूनिट में जो दिया है हमारे पास में ड्यूटी, वही ड्यूटी उसी हिसाब से, उसी रेट से जो है अप्लाई होगी ऑन एनी क्वांटिटी और वैल्यू दैट यू मेजर और बेसिकली विच यू कैरी। ओके, अगर से फॉर एग्जांपल ऐसा दिया है कोई एनैक्टमेंट में कि एक बॉटल पे 10 रुपए, तो 3 बॉटल पे 30 रुपए, 5 बॉटल पे 50 रुपए, बरोबर। 0.5 बॉटल नहीं रह सकती, 0 बॉटल पे 0, राइट। ऐसे अकॉर्डिंगली जो है आपका प्रोरेटा अलोकेट होगा। और जहां पर परसेंट दिया है, ठीक है, 15% ऑन द वैल्यू, वहां पे तो और भी सिंपल, जो आपकी टोटल वैल्यू हो रही है उस पे 15% जो है पूरा ड्यूटी अप्लीकेबल रहेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 50 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, एंड 100 बॉटल्स है, उस केस में क्या होगा, 5000 पे 15%, बरोबर। अगर कोई से फॉर एग्जांपल 10 बॉटल्स है, उसकी वैल्यू 200 है, उस केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी, पर बॉटल 200 है तो 2000 पे 15% एप्लीकेबल होगा। अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन वुड बी डन। आरटीपी, क्या बोल रहा है आंसर भैया, according to section 12, whereby any enactment now in force or hereafter to be in force, any duty of customs or excise or in the nature thereof is leviable on any given quantity by weight, measure or value of any goods or merchandise, then a like duty is leviable according to the same rate on any greater or less quantity.
कोई भी इस पे वेट के हिसाब से, मेजर के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से कुछ दिया है, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए पे इतनी आपकी 15% एप्लीकेबल होगी। 15% अगर एक वैल्यू दी हुई है तो 1000 रुपए पे अकॉर्डिंगली 2000 पे भी 15%, 3000 पे भी 15% ऐसा एप्लीकेबल रहेगा। ओके, अमाउंट ऑफ ड्यूटी वुड बी 100 into 50 into 15%, that would be $750. Okay, last two questions. Question number 19. Question number 19. Interpretation. Imagine you are a legal advisor of a company drafting new contract. One of the clauses states, notwithstanding anything contained in any other provisions of this agreement, the company reserves the right to terminate the agreement without notice if there is a breach of confidentiality by the employee. Explain to the management of the company the meaning of non-obstante clause in legal documents and its effect on overriding other provisions with reference to decided case law. Non-obstante clause जो अपन बोलते हैं notwithstanding, राइट, नॉटविथस्टैंडिंग, ये क्या करता है बेसिकली नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज? नॉटविथस्टैंडिंग ये क्या करता है, जहां पर भी ये क्लॉज डाला गया है वो क्लॉज डालने से उस प्रोविजन को वो सुप्रीमसी देता है। ठीक है, उस प्रोविजन को सुप्रीमसी देता है ओवर एनी अदर प्रोविजन, कि भाई इसके अगेंस्ट अगर और कहीं पर कुछ लिखा भी होगा तो भी ये वाली प्रोविजन जैसा बोल रहा है वैसा ही होगा। ओके, जो यहां पर बोला है वो ही जो है क्या होगा, फॉलो होगा। नॉटविथस्टैंडिंग अपन ने इसका मतलब क्या देखा था कि और कैसे पढ़ने का, इन स्पाइट ऑफ एनी अदर थिंग रिटन एनीवेयर, कुछ भी कहीं पर और कुछ भी लिखा होगा बट स्टिल ये वाली जो है प्रोविजन वो ओवरराइड करेगी उन लोगों को एंड ये वाली जो है वो फॉलो होगी। ठीक है, जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, ओके, पढ़ाई करते टाइम पे अपने मम्मी को बोला भाई मम्मी शाम को पार्टी है, मैं नहीं क्या कार अपनी है कार ले जाता हूं। मम्मी क्या बोली, ठीक है, इफ यू स्टडी फॉर 4 hours तो तू कार ले जा सकता है। ठीक है, अभी शाम को पापा है, ठीक है, पापा को मालूम पड़ा ऐसी ऐसी बात हुई भाई, पापा क्या बोले, अरे क्या पागल है क्या, बोले कुछ भी, वो जो कार है वो कोई भी कुछ भी ले जाता, ठोक वोक देगा, कुछ भी हो, मम्मी ने पहले कुछ भी बोला हो, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट तू कार नहीं ले जा सकता। बरोबर, तुम्हारा मम्मी के साथ में जो अग्रीमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, जो वो कुछ मेरे को पता नहीं, फाइनल ये है तू कार नहीं ले जा सकता। अल्टीमेट अथॉरिटी अभी इस केस में किसकी मानेंगे, नहीं पापा की ना, कोई कोई मम्मी के मानता। अच्छा सही है, चलो, दिस इज द बेसिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ योर नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। क्या बोलते हैं वो, a clause that begins with the word notwithstanding anything contained is a non-obstante clause. Unlike subject to clause, subject to क्या है, उसका opposite, कि मतलब subject to other provisions, वो जो है इसका application होगा। Unlike the subject to clause, the notwithstanding clause has the effect of making the provision prevail over others. Making the provision prevail over others. When this term is used, then the clause will prevail over the other provisions mentioned therein. कौन से केस लॉ में डिसाइड हुआ था, के परशुरामैया वर्सेस पकरी लक्ष्मण AIR 1965 AP 220। ये देखो, ये जो नंबर है ना, अगेन सेम थिंग, आपको केस लॉ याद है, नंबर याद नहीं है, नंबर कोट मत कीजिए, केस लॉ का सिर्फ नाम लिख दीजिए। ये एक्सपेक्टेड मतलब इतना ज्यादा एकदम डिटेल में एक्सपेक्टेड भी नहीं है, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट केस लॉ आपने देखने चाहिए, साइड में लिख के रिवाइज करने चाहिए, बट डोंट कोट रॉन्ग। In conclusion, a non-obstante clause plays a crucial role in legal drafting by ensuring that the specified provision prevails over conflicting provisions
thereby enhancing legal certainty and consistency in judicial interpretation. Okay, last question, question number 20. क्या बोलता है? Mr. Arjun, an Indian resident working abroad for last 10 years. During his tenure abroad, he acquired foreign currency and held investments in foreign securities. Mr. Arjun क्या है? Indian resident है, working in abroad for past 10 years है. During his tenure abroad, he acquired foreign currency and held investment in foreign securities. वहां पे जब था ना, जब उसने क्या किया? Foreign currency लिया था and investment भी foreign securities में किया था. He also inherited a property located in New York from his late grandfather. न्यूयॉर्क में एक प्रॉपर्टी जो है उन्होंने लेट ग्रैंडफादर से इनहेरिट की थी. हु वाज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन. जो ग्रैंडफादर थे वो भी क्या थे? नॉन रेसिडेंट इंडियन. आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया परमानेंटली, मिस्टर अर्जुन विशेस टू अंडरस्टैंड प्रोविजंस ऑफ फेमा रिगार्डिंग द ओनरशिप एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हिज फॉरेन एसेट्स. ठीक है, इसके प्रोविजंस जो है अपने को कहां मिलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में. किधर गया भाई? किधर गया? हाँ, ये अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में होल्ड, ओन, ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इफ सच करेंसी, सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी वॉज अक्वायर्ड, हेल्ड और ओन्ड बाय सच पर्सन when he was resident outside India or inherited from a person who was resident outside India. ठीक है, उस केस में वो क्या कर सकता है? फ्रीली होल्ड, ओन, ट्रांसफर और इन्वेस्ट. RBI has issued clarification. This circular clarifies that section 6(4) of the act covers the following transaction: foreign currency accounts opened and maintained by such person when he was resident outside India, income earned to employment or business or vocation outside India when he was resident outside India, or from investment made while such person was resident outside India, or from gift or inheritance received while such person was resident outside India. Foreign exchange including any income arising therefrom, conversion or replacement or accrual of the same held outside India by person resident in India, acquired by way of inheritance from the person resident outside India. ओके, अभी इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 20. Under the provisions of FEMA, Mr. Arjun, being a resident, can hold, own, transfer or invest in foreign currency, foreign securities, immovable property situated outside India under certain conditions. कौन सी conditions? Clarified by RBI circular number 19, 9 June, which elaborates foreign currency accounts के लिए Mr. Arjun can maintain foreign currency accounts that were opened, maintained by him when he was resident outside India. ठीक है. Income and investment क्या क्या बोलते हैं? Income earned through employment, business, vocation outside India while he was non-resident. Investment made when he was non-resident status, gifts or inheritance received from non-resident Indians. दूसरा, last, foreign exchange and income therefrom. Foreign exchange holdings, income including income arising from them held outside India by Mr. Arjun, acquired through inheritance from a non-resident Indian, and utilization of assets after return to India. ये सारी चीजें जो है वो क्या कर सकता है? ऊपर जो दी हुई है, in being a resident in India can hold, own, transfer or invest in foreign currency and foreign securities outside India under certain conditions. ठीक है, ये वाली कंडीशंस अगर फुलफिल है कि वो भाई मेनली यही है कि तुम जब बाहर रहते थे, नॉन रेसिडेंट थे, तभी आपने इन सब चीजों में इन्वेस्ट किया था या इनहेरिट किया था या फॉरेन करेंसी एक्वायर की थी, तो आप क्या कर सकते हो? होल्ड, ओन, ट्रांसफर या इन्वेस्ट कर सकते हो. मिस्टर अर्जुन में फ्रीली यूटिलाइज ऑल एलिजिबल असेट्स अब्रॉड including the income on such assets or sale proceeds received after his return to India. He can make payments or fresh investments abroad
without the approval of RBI, provided the funds used are for eligible assets held by him abroad and transaction complies with FEMA provisions. Therefore, Mr. Arjun is eligible to hold and utilize his foreign assets as per the provisions outlined in section 6(4) of the FEMA and RBI circular, जो कि अपन ने यहां पर देखा. These provisions allow him to manage his foreign currency securities, inherit property located outside India in compliance with the regulations governing residents dealing in foreign assets under FEMA. Okay? ऐसे जब वो है होल्ड ऑन ट्रांसफर कर सकता है, एंड दैट टू विदाउट द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, चलिए, हियर वी कंप्लीट आवर डिस्कशन ऑफ आरटीपी फॉर योर अटेम्प्ट. ठीक है, आप इसको मतलब ज्यादा स्पीड में भी देख सकते हो फॉर अ क्विक रिविजन. वी जस्ट बेसिकली कवर्ड कॉन्सेप्ट्स इन थोड़ा सा, मतलब एकदम अपन ऑब्वियसली एकदम डीप में हर एक कॉन्सेप्ट में नहीं जा सकते. वी जस्ट कवर्ड आवर आंसर, क्वेश्चन आंसर, एंड उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट रिलेवेंट है एंड हाउ दे रोड द आंसर्स. सो अकॉर्डिंगली यू कैन यूटिलाइज दीज वीडियोज एंड ऑल द वेरी बेस्ट. स्टडी हार्ड एंड achieve what you always want. Thank you so much.